सो हेलो प्यारे एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की सुबह की क्लास में, शानदार क्लास में। आई होप कि आप हर रोज सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बड़ी जरूरी जिंदगी में। और उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं इस मंगलवार को भी आज की इस क्लास में। आज हम जानेंगे MS स्वामीनाथन के बारे में। अगर आप थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर में मानते हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर मानते हैं, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसको मानते हैं, तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है MS स्वामीनाथन। तो आज उनके बारे में जानेंगे, असल में वो कौन थे, क्या थे और उनका कितना अहम रोल है हमारे देश के एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो उसकी उन फैक्ट्स को आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, MS स्वामीनाथन एक फेमस कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का वास्तुकार भी माना जाता है। माने जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई देश के अंदर, प्यारे बच्चों, उसका श्रेय जो है वो जाता है MS स्वामीनाथन जी को। इनके प्रयासों ने ही भारत को एक खाद्य अभाव, माने जिनके पास फूड पूरा नहीं है, ग्रेन्स पूरे नहीं है, वहां से निकाल करके एक आत्मनिर्भर देश में जो है वो चेंज करा। तो इनका पूरा नाम क्या था वो बता देता हूं आपको। इनका पूरा नाम भी बड़ा अजीब सा है, मानकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। एम से मानकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम था। जैसे मैंने बताया, हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इनको माना जाता है। ठीक है, इनका देखो ये इतने इंपॉर्टेंट फिगर कैसे बने। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भाई देश में अनाज की कमी थी, हरित क्रांति देश में आई, इतनी बड़ी क्रांति जिसके बाद हम अनाज में अपने ऊपर निर्भर हो पाए, आत्मनिर्भर हो पाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। तो उसके पीछे इनका पूरा पूरा रोल है। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देश में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया अनाज के मामले में, उसको उसका जो जनक है वो इंपोर्टेंट तो फिगर अपने आप ही है। ठीक है, उसके अलावा 1960 के दशक में अगर देखें तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि ओवरऑल हरित क्रांति के जनक के रूप में उनको मानते हैं, उनके साथ मिलकर के गेहूं की एक उच्च उपज वाली किस्म, गेहूं की, याद रखते जाएंगे साथ साथ इन बातों को, गेहूं की एक उच्च उपज वाली किस्म। ठीक है, उच्च उपज का मतलब जिसको खेत में बो दें तो जो पैदावार होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ऐसी किस्मों। ठीक है, जैसे मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट को भारत की घरेलू परिस्थितियों के अनुसार विकसित करना था। इससे भारत में गेहूं उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि हुई। तो भाई इन्होंने मिलकर के नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिले और गेहूं की एक उन्नत किस्म का आविष्कार किया। और आविष्कार तो किया, वो मैक्सिकन थी, अब वो गेहूं की जो वैरायटी थी दैट वाज मैक्सिकन, उसको भारत की परिस्थितियों के हिसाब से उसकी एक नई किस्म जो है वो लेकर के आए। और उसके बाद चमत्कारिक तौर पर खेतों में गेहूं की पैदावार हुई। और देखो हरित क्रांति का मतलब यही है, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स कि ग्रीनरी मीन्स के यहाँ पर हम खेतों की बात करते हैं, खेतों में पैदावार बढ़ाने को की बात करते हैं। तो खेतों में पैदावार बढ़ाने के पीछे एक साइंटिस्ट का रोल होना लाजमी है। वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि वजह बड़ी साफ है। आज हम कोई खेत में कोई खेती करते हैं, हम कोई गेहूं बोते हैं और गेहूं मान लीजिए 1 एकड़ में लगभग 5 क्विंटल की जो है वो पैदावार होती है, तो चली आ रही है। और हमें पता है कि 5 क्विंटल से हमारा काम नहीं चलता है, अब हमें चाहिए 15 क्विंटल। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, या तो 5 क्विंटल खुद के खेत में उगाएंगे या और उसके साथ 10 क्विंटल बाहर से खरीद के लेके आएंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसा कुछ बीज बोए अपने खेत में कि हमारे ही खेत में 20 क्विंटल की पैदावार हो। उसमें क्या होगा, उसी को कहेंगे चमत्कार, रेवोल्यूशन, कुछ भी आप उसको नाम दे लीजिए। तो ऐसा ही किया, हमारा अपना काम चल नहीं रहा था, तो गेहूं खरीदने के लिए बाहर पे डिपेंड थे हम लोग, अमेरिका सबसे गेहूं खरीदते थे। तो इन्होंने मिलकर के दूसरे साइंटिस्ट के साथ एक ऐसी किस्म बनाई कि किसानों को बोला इसको खेत में बो दो और खूब सारी पैदावार हमें मिलेगी, इससे हम अपने ऊपर निर्भर जो है वो हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन रहे, माने कई सारी इंपोर्टेंट पोस्ट पर भी रहे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, फिलीपींस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान IRRI चावल अनुसंधान, ये कृषि अनुसंधान भारत का, ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, इसके भी महानिदेशक रहे। माने दोनों के
महानिदेशक के तौर पर इन्होंने काम किया और राज्यसभा में भी ये मनोनीत सदस्य रहे। 2007 से लेकर के 13 तक ये राज्यसभा में भी रहे। ठीक है, और तभी उनकी एक रिपोर्ट भी आई थी, वो अभी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, सभा की खबर मिलते ही ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का जो गठन हुआ 2004 के अंदर, इनकी अध्यक्षता में किया गया। 2004 में नेशनल फार्मर कमीशन जो है वो उसका गठन जो है वो किया गया, उसको बनाया गया। तो ये उसकी इनकी ही अध्यक्षता में किया गया, मतलब यही उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं इस आयोग ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखेंगे, यहां से ये पूरा खेल बिगड़ता है। ठीक है, अभी जो किसान बैठे थे आंदोलन के ऊपर कुछ साल पहले, तो उसमें इनकी रिपोर्ट का भी बहुत अहम रोल था। किसानों की ये मांग थी कि इनकी जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, जिसको सरकारें कहती है कि लागू कर तो रहे हैं, कर दिया है, लेकिन असल में वो रिपोर्ट कुछ अलग ही कहती है और जो चीजें लागू है वो कुछ अलग ही है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 2004 में गठन हुआ। उसके बाद इस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की को उत्पादन की भारित औसत लागत C2, माने भाई इसको प्रोडक्शन में जो भी लागत आती है उसमें हम खुद की लेबर को भी जोड़ते हैं। फार्मर अक्सर गेहूं जब या धान की फसल मंडी बेच के आता है तो वो कहता है कि इतने का खर्चा है, मेरे इतने का तेल जल गया, इतने की बीज लागत जो मजदूरी सब मिलाता है, लेकिन वो अक्सर अपने आप को काउंट करना भूल जाता है कि मैं भी 6 महीने से इस खेत में लगा हुआ हूं। 1 एकड़ में किसान की 50,000 की आमदनी होती है, किसान खुश होता है, अरे बाप रे मेरा खर्चा आया 20,000 रुपए का और 30,000 मेरी बचत है, 6 महीने की 30,000 की मेरी बचत है 1 एकड़ की। लेकिन वो भूल जाता है कि 6 महीने उसने भी उसमें काम किया है। अगर उसकी 6-7-10,000 रुपए की लेबर अगर आप जोड़ेंगे तो 60,000 तो उसकी खुद की दिहाड़ी होती है। फिर पता लगेगा कि वो फायदे में है कि लॉस में है। तो ये C2 फॉर्मूला, ठीक है, कम से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश की, माने जो भी लागत आई है सब मिला करके उसके ऊपर 50% मुनाफा, उसके ऊपर 50% मुनाफा। अगर भाई आपका 1,000 रुपए खर्चा है सब मिला करके, तो एटलीस्ट आपकी जो आमदनी है वो 1,000 तो वो तो है ही है, प्लस उसके ऊपर 500, माने 1,500 रुपए की आपकी आमदनी होनी चाहिए, ये उसमें जो है वो कहा गया। ठीक है, इसे ही स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये रिपोर्ट ऐसे तो नहीं बनती है, पहले उन्होंने पूरे देश भर में फार्मर्स को देखा होगा कि उनकी फसल किस दाम पर बिकती है, वो तमाम चीजें आई होंगी। तो इन्होंने जब ये देखा कि किसानों की जो फसलें हैं वो किन दामों पर बिकती है, औने पौने दामों पर बिकती है, उस केस में फार्मर्स को सुसाइड करना पड़ता है, फार्मर्स कर्जदार रहते हैं। तो स्वामीनाथन जी ने एक रिपोर्ट बना करके दी, वो सबमिट करी सरकार के सामने कि भाई इस तरीके से फार्मर्स को एमएसपी मिलना चाहिए, उनको जितनी भी उनका खर्चा आता है, जो भी उनकी लागत आती है, उसके ऊपर एटलीस्ट 50% का मुनाफा सरकार उनको दे, जो सरकार दाम जिस दाम पर खरीदती है उस दाम के हिसाब से। तो ये थी स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं। इनको कई सारे पुरस्कार मिले, तो एक रिपोर्ट तो मैंने आपको बताया जो इसका मेन पॉइंट है। उसके बाद कहता है कई सारे पुरस्कार इनको मिले, इनको पद्मश्री मिला। ठीक है, कब मिला? 1967 के अंदर मिला। उसके बाद इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, कब मिला? 1972 के अंदर मिला। उसके अलावा पद्म विभूषण भी मिला। कब मिला? 1989 के अंदर मिला। ठीक है, ठीक है, ये इनके प्रमुख जो इनको सम्मान जो है वो दिया गया भारत सरकार की तरफ से। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, जिसे कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भाई वर्ल्ड फूड प्राइज माने एग्रीकल्चर में ऐसा मान लीजिए कि ये एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज की तरह ही है। ठीक है, वो इनको मिला। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। 1971 में रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला। भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें 2024 में मरणोपरांत जो है वो उसकी घोषणा करी गई, माने भारत रत्न भी मिला
लेकिन उनके मरने के बाद उसकी जो है वो घोषणा हुई। खेती में, कृषि में निरंतरता बनाए रखने के लिए सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन की इनकी अवधारणा थी कि भाई हमेशा ही ये जो हरित क्रांति जिसको आप कहते हैं ये चलती रहनी चाहिए, ताकि देश में एटलीस्ट अनाज पूरा हो, हम ही पूरी दुनिया को रोटी खिलाएं। ठीक है, ये इनका मानना था, जिसका उद्देश्य था पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता को बढ़ाना। खेती में जाहिर सी बात है पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचता है, बजाय बाकी आप जो और एक्टिविटीज करते हैं। तो फार्मिंग के मामले में बहुत बड़ा उनका नाम था। उनकी तमाम चीजें हमने आज डिस्कस करी। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू।